हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में हम फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईसीआर एएसआरबी नेट एग्जामिनेशन के सिलेबस में से यूनिट 6 का टॉपिक 11 बायोमास एंड बायोफ्यूल को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, बायोफ्यूल क्लासिफिकेशन, बायोफ्यूल फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म, बायोडीजल प्रोडक्शन, हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास, बायोमीथेन प्रोडक्शन एंड बायोमास प्रोडक्शन। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। मटेरियल जो कि प्लांट्स एंड एनिमल से आता है, जैसे कि वेस्ट एंड उनका रेजिड्यू, उसे हम बायोमास बोलते हैं। बायोमास ऑर्गेनिक होता है, कार्बन बेस्ड होता है। ये वो मटेरियल होता है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कंबशन में एंड नेचुरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। स्पेशली ये जो हीट होती है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 400 सी से ज़्यादा ही होती है, जिसको यूज़ किया जा सकता है वर्क एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। बायोएनर्जी। जो इनिशियल बायोएनर्जी क्या होती है? जो अब इनिशियल मटेरियल है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में प्रोड्यूस करने के लिए बायोफ्यूल। बायोमास को प्रोसेस किया जाता है ज़्यादा कन्वीनियंट फॉर्म में, ताकि हम उससे लिक्विड फ्यूल बना सकें ट्रांसपोर्ट के लिए। लिक्विड फ्यूल की एग्जांपल्स क्या क्या हैं? मीथेन गैस, लिक्विड इथेनॉल, मिथाइल एस्टर्स, ऑयल्स एंड सॉलिड चारकोल। जो बायोएनर्जी टर्म है उसको यूज़ किया जाता है कवर करने के लिए बायोमास एंड बायोफ्यूल्स टुगेदर। जो इनिशियल एनर्जी होती है बायोमास ऑक्सीजन सिस्टम की, उसको कैप्चर किया जाता है फ्रॉम सोलर रेडिएशन इन फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, जब ये रिलीज होगी इन द कंबशन ऑफ द बायोफ्यूल एनर्जी इज डिसिपेटेड, बट जो एलिमेंट्स होते हैं मटेरियल शुड बी अवेलेबल फॉर रिसाइकलिंग इन नेचुरल इकोलॉजिकल और एग्रीकल्चर प्रोसेस। Thus, the use of industrial biofuel then linked carefully to the natural ecological cycle। ये कह रहे हैं जब इंडस्ट्रियल बायोफ्यूल को लिंक किया जाता है नेचुरल इकोलॉजिकल या फिर एग्रीकल्चर प्रोसेसेस के साथ, तो ये नॉन पोल्यूटिंग एंड सस्टेनेबल बन जाता है। नेक्स्ट इज जो बायोमास है वो प्रोवाइड करता है 13% ऑफ द मैनकाइंड एनर्जी कंजप्शन, जिसमें डोमेस्टिक यूज़ आ जाता है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो यूज़ करती हैं इसे, बट ऑल्सो सिग्निफिकेंट अमाउंट इन मैच्योर इकोनॉमिक्स। दिस परसेंटेज इज़ कंपेरेबल टू दैट ऑफ द फॉसिल गैस। जो डोमेस्टिक यूज़ है बायोफ्यूल्स का वो होता है कैसे? एज वुड, एज डंग, एज प्लांट रेजिड्यूज फॉर कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं 50% पे। ठीक है, एट द रेट ऑफ 50%। द इंडस्ट्रियल यूज ऑफ बायोमास एनर्जी इज करेंटली कंपेरेबली स्मॉल फॉर मोस्ट कंट्रीज। जो इंडस्ट्रियल यूज़ है बायोमास एनर्जी का, वो अभी तक ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं किया जाता, एक्सेप्ट इन अ फ्यू शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़। जो कंट्रीज शुगर केन प्रोड्यूस करती हैं, जहाँ पे शुगर केन के जो रेजिड्यू होता है जिसे बेगास बोलते हैं, उसको बर्नट किया जाता है हीट को प्रोड्यूस करने के लिए एंड 40% ऑफ नेशनल कमर्शियल सप्लाई को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट इज कार्बन न्यूट्रल्स। कार्बन न्यूट्रल्स क्या होता है? If biomass is to be considered renewable, growth must at least keep pace with use. It is disastrous for local ecology and global climate control that firewood consumption and forest clearing is significantly outpacing tree growth every increasing areas of the world। जो कार्बन बायोमास में ऑब्टेन्ड होती है वो CO2 है। जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर से आती है, ठीक है, वाया फोटोसिंथेसिस, ना कि वो फॉसिल सोर्सेस से आती है। जब बायोमास को बर्न किया जाता है, जहाँ पे डाइजेस्टेड किया जाता है, तो जो ओमिटेड CO2 थी वो रिसाइकल हो जाती है एटमॉस्फेयर में। सो नॉट एडिंग टू एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द बायोमास ग्रोथ। एनर्जी आती है जो बायोमास से, उसे हम कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं। यूज है जो बायोमास का इन द प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, लीव्स द फॉसिल फ्यूल अंडरग्राउंड एंड हार्मलेस।
ठीक है। जब हम बायोमास का यूज़ करते हैं फॉसल फ्यूल के प्लेस पे, तो जो फॉसल फ्यूल्स हैं वो अंडरग्राउंड रह जाते हैं एंड हार्मलेस होते हैं। जो यूज़ है बायोमास का वो अबेट्स है द एक्स्ट्रा CO2 अदरवाइज emitted. Thus, the use of renewable biofuels on a large scale is an important component of most medium to long-term policies for reducing greenhouse gas emission. जो एनर्जी स्टोरेज होती है सनशाइन के लिए एज बायोमास एंड बायोफ्यूल इज ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी वो अमाउंट होती है एनर्जी की जो स्टोर की जाती है गिवन सिस्टम में और रीजन में ऑफ स्पेस पर यूनिट मास। बायोफ्यूल क्लासिफिकेशन। जो बायोमास है उसको वो लार्जली कंपोज्ड होता है ऑर्गेनिक मटेरियल और वाटर से, ठीक है। उसमें सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल शेल एंड अदर एक्सटर्नेस मटेरियल भी प्रेजेंट होता है इन कमर्शियल सप्लाईज। इट इज़ असेंशियल दैट जो बायोमास है वो क्लियरली असेस्ड होता है एज आइदर वेट और ड्राई मैटर मास एंड द एग्जैक्ट मॉइस्चर कंटेंट है जो वो शुड बी गिवन। अब हम पढ़ेंगे मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। जो m है स्मॉल m, अगर टोटल मास ऑफ द मटेरियल है एंड m0 है जो वो मास है जब कंप्लीटली मटेरियल है जो आपका ड्राई हो जाएगा। द ड्राई बेसिस मॉइस्चर कंटेंट इज W इज इक्वल टू m-m0 अपॉन m0 एंड द वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट इज W इज इक्वल टू m-m0 अपॉन m। जब हार्वेस्ट किया जाता है तो वेट बेसिस मॉइस्चर कंटेंट है जो प्लांट्स का वो कॉमनली 50% होता है एंड ये 50% से 90% भी हो सकता है अक्योटिक एल्गी का इंक्लूडिंग, जिसमें सीवीड्स भी आ जाते हैं। जो मटेरियल है उसको कंसिडर किया जाएगा ड्राई जब वो लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम को रीच कर जाता है विद द इन्वायरमेंट, यूजली एट अबाउट 10 to 15% वाटर कंटेंट बाय मास। नेक्स्ट इज मॉइस्चर बेस्ड लॉसेस। मॉइस्चर के बेस पे बायो एनर्जी या बायोमास का कैसे लॉस हो सकता है। जो मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होगा बायोमास पे, बायोमास फ्यूल में, यूजली उसकी वजह से बहुत सारी थर्मल आउटपुट का लॉस हो सकता है। इवेपोरेशन यूजेस 2-3 mJkg1 ऑफ वाटर। जो सब्सिक्वेंट रिड्यूस्ड कंबशन है टेम्परेचर का वो इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे स्मोक एंड एयर पोल्यूशन इंक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ द बायोमास एंड द बल्क डेंसिटी ऑफ द स्टैक्ड फाइब्रस बायोमास, ये इंपॉर्टेंट होता है। इन जनरल 3 to 4 times the volume of the dry biological material has to be accumulated to provide the same energy as coal. 3 क्लासिफिकेशन एंड 9 जनरल टाइप्स ऑफ बायोमास एनर्जी प्रोसेस होती हैं, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है बायोमास एनर्जी प्रोसेस की, जिसके आगे आगे और भी काफ़ी सारी टाइप्स आएंगी जिस मिलकर ये 9 हो जाएंगे, ठीक है। थर्मोकेमिकल हीट एंड बायोकेमिकल एंड एग्रोकेमिकल। फर्स्ट इज थर्मोकेमिकल हीट। थर्मोकेमिकल हीट, इसमें फर्स्ट है डायरेक्ट कंबशन फॉर इमीडिएट हीट। इसमें ड्राई होमोजेनियस इनपुट को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। सेकंड इज पायरोलिसिस। बायोमास को हीट किया जाता है या तो एब्सेंस ऑफ एयर में या फिर पार्शियल कंबशन हो जाए सम ऑफ द बायोमास का इन अ रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल भी एयर ना प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई में, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो एक्सट्रीमली वेरीड करते हैं, प्रोडक्ट्स जो बन के आएंगे वो एक्सट्रीमली वेरी करेंगे, consisting of gases, vapor, liquids and oils and solid char and ash। जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, टाइप्स ऑफ इनपुट मटेरियल एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस यूज्ड। अगर आउटपुट है जो कंबस्टाइल गैस की वो मेन प्रोडक्ट है तो इस प्रोसेस को गैसिफिकेशन प्रोसेस बोला जाएगा। नेक्स्ट इज थर्मोकेमिकल प्रोसेस। इसमें वाइड रेंज ऑफ प्री ट्रीटमेंट किए जाते हैं इस प्रोसेस को ऑपरेशन को पॉसिबल करने के लिए। ये जो इसमें नॉर्मली सोफिस्टिकेटेड केमिकल कंट्रोल होता है एंड इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है।
मिथेनॉल प्रोडक्शन इस प्रोसेस में एग्जाम्पल जैसे कि लिक्विड फ्यूल हो गया. ऑफ पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस आर प्रोसेसेस दैट ब्रेक डाउन सेलुलोज एंड स्टार्चेस इनटू शुगर फॉर सब्सिक्वेंट फर्मेंटेशन. नेक्स्ट इज अ बायोकेमिकल. बायोकेमिकल में भी 4 टाइप आती हैं, जिसमें एरोबिक डाइजेशन है, उसके बाद एनारोबिक डाइजेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड बायोफोटोलिसिस. फर्स्ट इज एरोबिक डाइजेशन. इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में जो माइक्रोबियल एरोबिक मेटाबॉलिज्म है वो बायोमास का वो जनरेट करता है हीट, बट CO2 की एमिशन के साथ, एंड मीथेन है जो उसके साथ नहीं, CO2 की एमिशन के साथ. ये जो प्रोसेस है उसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में, जैसे डिके ऑफ कार्बन फॉरेस्ट लिटर, बट इसको कमर्शियल बायो एनर्जी के लिए अभी तक यूज़ नहीं किया जाता. नेक्स्ट इज द एनारोबिक डाइजेशन. जब फ्री ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी जो खुद की एनर्जी है वो ऑब्टेन्ड करते हैं कार्बन कंपाउंड से ऑफ द मीडियम रिडक्शन लेवल एंड प्रोड्यूस करते हैं CO2 एंड फुली रिड्यूस्ड कार्बन एज CH4. ये जो प्रोसेस है इससे ओल्डेस्ट बायोलॉजिकल डिके मैकेनिज्म भी बोला जाता है, जिसको फर्मेंटेशन भी बोला जाता है, एंड इसे यूजली डाइजेशन बोलते हैं. बट ये सिमिलर प्रोसेस है जो कि रूमिनेंट एनिमल्स के डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है. इसमें CO2 CH4 का इन्वॉल्व मिक्सचर होता है एंड कुछ ट्रेस गैसेस का होता है जिसे हम बायोगैस बोलते हैं जनरल टर्म में, बट मे बी यूज्ड नेम्ड सीवेज गैस और लैंडफिल गैस एज एप्रोप्रिएट. नेक्स्ट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. इथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड फ्यूल है जिसे यूज़ किया जाता है रिफाइंड करने के लिए पेट्रोलियम को. ठीक है, इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस में. कन्वीनियंट फर्मेंटेशन हैज़ शुगर एज फीड स्टॉक. नेक्स्ट इज बायोफोटोलिसिस. जो फोटोलिसिस है उसका मीनिंग होता है वाटर का स्प्लिट हो जाना इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये कैसे होगा? बाय द एक्शन ऑफ लाइट. जो रिकम्बिनेशन है वो तब होती है जब हाइड्रोजन बर्नड होती है या फिर एक्सप्लोड हो जाती है एज अ फ्यूल इन एयर. कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एंड जो बनाए गए हैं प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन इन बायोफोटोलिसिस. ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट्स हैं जो केमिकली ऑब्टेन्ड होते हैं विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस. Commercially, exploitation of these effects has not yet occurred. Next is agrochemical. एग्रोकेमिकल में फर्स्ट आता है फ्यूल एक्सट्रैक्शन. ओकेजनली जो लिक्विड एंड सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली लिविंग या फिर फ्रेशली कट प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. इस मटेरियल को हम एक्सुडेट्स बोलते हैं. ठीक है, जब हम स्टेम एंड ट्रंक्स ऑफ द लिविंग प्लांट को कट करते हैं और उनको बाद में क्रश किया जाता है फ्रेशली हार्वेस्टेड मटेरियल को. ठीक है, ये उसे हम एक्सुडेट बोलते हैं. इसका एक सिमिलर प्रोसेस है जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर लेटेक्स. इसका एक रिलेटेड प्लांट भी है रबर प्लांट हेरिया, जो कि सच एज स्पीशीज ऑफ यूफोबिया, जो कि प्रोड्यूस करता है हाइड्रोकार्बन्स ऑफ लेस मॉलिक्यूलर वेट देन रबर, जिसे यूज़ किया जाता है पेट्रोलियम सब्स्टिट्यूट एंड टर्पेंटाइन के लिए. नेक्स्ट इज बायोडीजल एंड एस्टेरिफिकेशन. जो कंसनट्रेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं जो हम प्लांट से लेते हैं. ठीक है, वेजिटेबल ऑयल होंगे तो वो प्लांट से लेंगे ना, मे बी उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल इन डीजल इंजन्स में. इंडीड जो रिडोल्फ डीजल है उसको डिज़ाइंड ही ऐसे किया गया था 1892 में उस इंजन को कि वो वैरायटी ऑफ फ्यूल्स पे रन हो सके इंक्लूडिंग नेचुरल प्लांट ऑयल. बट इसमें एक डिफ़िकल्टी है कि डायरेक्ट यूज़ है जो प्लांट ऑयल का वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लांट ऑयल है वो ज़्यादा विस्कस होता है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है एंड जो कंबस्टन डिपॉजिट है एज कम्पेयर्ड विद स्टैंडर्ड डीजल फ्यूल मिनरल ऑयल स्पेशली एट लो एम्बिएंट टेम्परेचर. ठीक है,
ये जो दोनों डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको ओवरकम करने के लिए जो वेजिटेबल ऑयल है उसको कन्वर्ट किया जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एस्टर्स में, जो कि आर्ग्यूबली विच इज़ आर्ग्यूबली फ्यूल बेटर सूटेड टू द डीजल इंजन देन कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड डीजल ऑयल. नेक्स्ट इज़ अ बायोमास प्रोडक्शन. एनर्जी फार्मिंग. एनर्जी को कैसे फार्म किया जाता है, इसके एक आउटस्टैंडिंग या फिर एस्टैब्लिश्ड एग्जांपल है एनर्जी फार्मिंग की शुगर केन इंडस्ट्री. ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कंबशन ऑफ जो शुगर केन के रेजिड्यूज होते हैं, जिसे हम बेगासे बोलते हैं, जूस निकालने के बाद जो बचता है, फॉर पावरिंग द मिल एंड फैक्ट्री ऑपरेशन उसको यूज़ किया जाता है. विद एफिशिएंट मशीनरी देयर शुड बी एक्सेस एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट. एग्जाम्पल मोलासेस, केमिकल्स, एनिमल फीड, इथेनॉल, फाइबर बोर्ड एंड इलेक्ट्रिसिटी. कॉमनली जो इथेनॉल है वो एक कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट फ्यूल का, एंड द एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड टू अ लोकल ग्रिड. नेक्स्ट इज शुगर केन कैसे एनर्जी फॉर्म करता है एग्रो इंडस्ट्री में. शुगर केन फार्म में से ट्रांसपोर्ट होगा पहले कटे हुए शुगर केन, ठीक है, उस बाद में उसको मिल में क्रश किया जाएगा. एक साइड तो जूस निकल जाएगा, एक साइड बिगासे रह जाएगा, ठीक है. जूस का आगे शुगर को रिफाइन किया जाएगा एंड अदर प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, एंड शुगर में से मोलासेस निकलेगा, उसको अलग रख के उसकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर कैटल फीड के लिए उसको यूज़ किया जाएगा एंड अदर प्रोडक्ट बनाए जाएंगे. और एक हमारे पास बचा था बेगासे को या तो फाइबर प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है या फिर बॉयलर में डाल दिया जाता है. बॉयलर में डालने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और हीट से प्रोसेस चलेगा. नेक्स्ट इज एडवांटेजेस और डेंजर्स क्या हैं एनर्जी फार्मिंग के. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवांटेजेस को स्टडी करेंगे. एडवांटेजेस, पोटेंशियल सप्लाई, लार्ज पोटेंशियल सप्लाई होती है, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ यूजेस, एफिशिएंट यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट रेजिड्यू वेस्ट, लिंक विद एस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, encourages integrated farming practice, established agro industry that may include full range of technical process with the need for skilled and trained personals, environmental improvement by utilizing waste, fully integrated and efficient system need have little water and air pollution, encourage rural development. अब हम पढ़ेंगे डेंजर्स और डिफ़िकल्टीज़ क्या आती हैं. इससे सॉइल की इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, इरोजन भी हो सकता है, ये फूड प्रोडक्शन को कम्पीट कर सकता है, बल्कि बायोमास मटेरियल हैंडीकैप ट्रांसपोर्ट टू द प्रोसेसिंग फैक्ट्री में एनकरेज जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ अनकंट्रोलेबल ऑर्गेनिजम्स, pollutant emission from poorly controlled process, poorly designed and incompletely integrated system may pollute water and air. Large scale agro industry may be socially disruptive. Foreign capital may not be in sympathy with local and national benefits. अब ये 4 स्टेजेस बताए गए हैं, 4 पाथवेज बताए गए हैं एनारोबिक डाइजेशन के, जिसमें फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस. इसको हम आगे स्टडी करेंगे 1 by 1 अच्छे से. एंड एसिडिफिकेशन एंड एसिटोजेनेसिस एंड डिहाइड्रोजनेशन एंड मिथेनोजन. इसका ये सिंपल सा फ्लो चार्ट भी दिया है. बायोमास का फिर हाइड्रोलिसिस होती है, एसिडोजेनेसिस होती है एंड एसिटोजेनेसिस होती है, मिथेनोजेनेसिस होती है. अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिसिस क्या है. हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है. एनारोबिक डाइजेशन में जो हाइड्रोलिसिस है वो फर्स्ट एसेंशियल स्टेप होता है, जिसमें जो बायोमास है उसको नॉर्मली वेरी लार्ज ऑर्गेनिक पॉलीमर माना जाता है. अदरवाइज ये अनयूजेबल भी होता है. हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान जो लार्ज पॉलीमर्स हैं उनको हम प्रोटीन, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जिनको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना होता है. इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं. लार्ज पॉलीमर्स हैं जो शॉर्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड सिंपल शुगर्स में.
हाइड्रोलिसिस होने के बाद प्रोसेस होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस नेक्स्ट क्रूशियल स्टेप होता है एनारोबिक डाइजेशन का, जिसमें जो एसिडोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं बायोमास प्रोडक्ट का आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ये जो फर्मेंटिव बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक इन्वायरमेंट डाइजेस्टिव टैंक में एंड अमोनिया क्रिएट करते हैं, H2 क्रिएट करते हैं, CO2 H2S ये सब को क्रिएट करते हैं एंड कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल एज वेल एज ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर बाय प्रोडक्ट। जब एसिडोजेनिक बैक्टीरिया फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, ये अभी भी जो प्रोसेस चल रहा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अनयूजेबल हैं अल्टीमेट गोल ऑफ मीथेन प्रोडक्शन के। तो पहले हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस में हुआ, जो लार्ज पॉलीमर्स थे उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ा गया। एसिडोजन में क्या हुआ, एसिडोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ब्रेक डाउन किया बायोमास प्रोडक्ट का, ठीक है। इसमें जो फर्मेंटिव बैक्टीरिया थे उन्होंने एसिडिक एनवायरनमेंट को क्रिएट किया डाइजेस्टिव टैंक में एंड बहुत सारे जैसे फैटी एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनिया, CO2 इनको प्रोड्यूस किया एंड बायो प्रोडक्ट्स को ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस किया। एसिडोजन बैक्टीरिया है जो वो ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, उसके बाद अभी और ब्रेक डाउन होगी, फिर मिथेनोजेनेसिस होगा। नेक्स्ट इज एसिटोजेनेसिस। ये जो एसिटोजेनेसिस है वो क्रिएशन होता है एसीटेट का, ठीक है। ये जो एसिटिक होता है, एसिटिक एसिड, वो डेरिवेटिव होता है एंड ये कार्बन एंड एनर्जी सोर्स को फॉर्म करता है बाय एसिटोजेनेसिस। एसिटोजेंस, ये जो एसिटोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैटाबलाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को एंड एसिटोजेनेसिस क्रिएट करते हैं एसिटिक एसिड इनटू एसिटिक एसिड CO2 H2। जो एसिटोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं बायोमास का इस पॉइंट तक कि मिथेनोजेंस हैं वो यूटिलाइज कर सकें उसे एंड मिथेन को क्रिएट कर सकें एंड उसे हम बायोफ्यूल एज अ बायोफ्यूल यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज मिथेनोजेनेसिस। जो मिथेनोजेनेसिस है ये फाइनल स्टेज होती है एनारोबिक डाइजेशन की। इसमें जो मिथेनोजेंस हैं वो क्रिएट करते हैं मिथेन फाइनल प्रोडक्ट में से एंड जो एसिटोजेनेसिस हैं एज वेल एज फॉर्म फ्रॉम सम ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस एंड एसिटोजेनेसिस। नेक्स्ट इज बायोफ्यूल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोफ्यूल्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोर रिसेंटली जो रिसर्चर्स हैं वो फोकस कर रही हैं माइक्रोबियल सिस्टम पे, कैन बी एक्सप्लॉइटेड फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ लिक्विड बायोफ्यूल। इनिशियली जो फोकस था वो इथेनॉल पे था क्योंकि इसकी इंक्रीज्ड नॉलेज होने की वजह से एंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो आइडियल बायोफ्यूल मॉलिक्यूल की तरह हैं। साइंटिस्ट ने एग्री किया था कि जो इथेनॉल है वो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। हायर चेन अल्कोहल्स फॉर एग्जाम्पल सेवरल एडवांटेजेस कंपेयर्ड विद इथेनॉल सच एज हायर एनर्जी डेंसिटी एंड लोअर वाटर सॉल्युबिलिटी। जो करोसिव नेचर है इथेनॉल का वो प्रिवेंट करता है इससे एज अ प्योर बायोफ्यूल यूज़ करने में करंट इंजन्स में, बट रेदर इट मस्ट बी यूज्ड एज अ ब्लेंड ऑफ लेस देन 10% विद गैसोलीन। इसको गैसोलीन के साथ 10% के ब्लेंड में यूज़ किया जा सकता है। फर्दर मोर जो इथेनॉल है वो क्रोजन कॉज कर सकता है उन पाइप्स को जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट इज देयरफॉर जो एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो प्रोड्यूस कर सकते हैं अल्टरनेटिव बायोफ्यूल विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल है उनके साथ उनके जैसे ही प्रॉपर्टीज़ होंगे ऐसा जो बायोफ्यूल है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। वुड सेव अ वास्ट अमाउंट ऑफ मनी दैट विल अदरवाइज बी स्पेंट इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग इंजन एंड चेंजिंग द फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन्होंने कहा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा बायोफ्यूल भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होंगी फॉसिल फ्यूल के। तो क्यों ना हम फ्यूल प्रोड्यूस करें एज़ कम्पेयर टू हम जो एग्जिस्टिंग इंजन्स हैं और या फिर हमारा जो फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको
चेंज करें, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट दैट अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इज़ डेस्परेटली नीडेड फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नोवल बायोफ्यूल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो आइडिया है वो एक ड्रीम था बिफोर द करंट एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल एंड सिंथेटिक बायोलॉजिकल टेक्निक्स दैट enabled scientists to identify and alter relevant bioenergy gene and pathways in microbes for the production of high value product including novel biofuels. According to Rudd and Shetner 2009, देर इज़ अ बेसिकली 3 रूट्स टू कन्वर्ट। उन्होंने कहा कि बेसिकली 3 रूट्स हैं जिससे हम रीन्यूएबल सोर्स हैं जो एनर्जी रिच बाय फ्यूल लाइक मॉलिक्यूल एंड फ्यूल प्रिकर्सर का वो जो रूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन करें हम CO2 से बाय फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया। सेकंड, जो फर्मेंटिव एंड नॉन फर्मेंटिव प्रोडक्शन है फ्रॉम चीप ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट एंड फंजाई। थर्ड क्या था, जो केमिकल कन्वर्जन है बायोमास की फ्यूल के साथ। ये एक एसेंशियल है आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोस एंड कॉन्स जो बायोफ्यूल्स के होंगे फोटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के से जो बनेंगे, इन ऑर्डर टू डिसाइड विच प्लेटफॉर्म इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नोवल बायोफ्यूल प्रोडक्शन। ये भी एक एविडेंट है कि जो दो हेट्रोट्रॉफिक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसिया एंड बैक्टीरियम एसर्शिया कोलाई, इनको यूज़ किया जा सकता है न्यू माइक्रोबियल फ्यूल को बनाने के लिए। ये जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है उनको इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बहुत सारे टाइम से यूज़ किया जा रहा है। जो ऑर्गेनिक फीड स्टॉक है उसे भी ग्रो किया जाता है हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, जिसमें हाई कॉस्ट लगती है एंड कॉस्ट भी लगती है फ्यूल रिकवरी फ्रॉम द फर्मेंटेशन ब्रॉथ एंड द कॉस्ट ऑफ एनी एडिशनल केमिकल मॉडिफिकेशन नेसेसरी टू कन्वर्ट प्रिकर्सर फ्यूल इनटू एन इंजन फ्यूल। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड लुक मोर डिज़ायरेबल। जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा डिज़ायरेबल हैं, उनसे भी फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं डायरेक्टली CO2 से फोटोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके। इससे क्या होगा, हैंस द प्रोसेस अपीयर कार्बन नेचुरल एंड न्यूट्रल एंड डज नॉट रिले ऑन एक्सपेंसिव फीड स्टॉक। हाउएवर ये जो अप्रोच थी उसमें भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, जैसे कि स्लो ग्रोथ रेट, फ्रेश वाटर डिमांड फॉर इरिगेशन एंड जो लैंड हम यूज़ करते हैं वो फर्टाइल होनी चाहिए, वो फर्टाइल है या नहीं, उसको फूड प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया है या नहीं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एल्गी है जो एंड साइनोबैक्टीरिया आर, ये एक्योटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि दैट सीम्स टू ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर फ्यूल प्रोडक्शन रिलेटिव टू टर्स्ट्रियल प्लांट्स। माइक्रो एल्गी है जो वो भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जो कि कन्वर्ट करती है सनलाइट को केमिकल एनर्जी में। एंड ये है जो वो एबल है, जो माइक्रो एल्गी है वो एबल है कि वो डबल कर देती है बायोमास को एक ही दिन से भी कम टाइम में डबल कर देती है बायोमास को। सेल्स को बहुत जल्दी डबलिंग टाइम होता है इसका। जो माइक्रो एल्गी है वो compete नहीं कर सकती क्रॉप प्लांट्स के साथ, सिंस दे कैन बी ग्रोन इन अ पॉन्ड सिस्टम, क्योंकि ये पॉन्ड सिस्टम में ग्रो होती है एंड नॉन फर्टाइल वेस्ट लैंड पे भी ग्रो कर सकती है एंड इसको इन मोर एक्सट्रीम environment. Indeed, different species thrive a variety of aquatic environment. Fresh water, brackish water, sea water, hot spring, polar regions. Most importantly, जो genetically manipulation techniques हैं उनको develop किया जाता है इन species के ऊपर and the beginning to be applied to optimize biofuel production is a several microalgal system. अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन कैसे होती है इथेनॉल की। इथेनॉल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH, इसको प्रोड्यूस किया जाता है नेचुरली बाय सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, शुगर को यूज़ करके अंडर एसिडिक कंडीशन एंड pH होती है 4 to 5। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट है नेचुरल शुगर, जिसमें हम केन, बीट या फिर फ्रूट ले सकते हैं, उनको क्रश किया,
ठीक है। नेक्स्ट है स्टार्चर्स, जिसमें ग्रेन हो, रूट्स हो, उनका हाइड्रोलिसिस करके शुगर लिया उनमें से। सेलुलोज वुड, उनका हाइड्रोलिसिस करके शुगर लिया। एंड जो नेचुरल शुगर थी उनको क्रश करने के बाद एक साइड रेजिड्यू निकल जाते हैं, एंड हाइड्रोलिसिस करने के बाद सेलुलोज वुड एंड स्टार्च की शुगर आ जाता है, एंड नेचुरल शुगर का शुगर आ जाता है। उसके बाद ईस्ट से फर्मेंटेशन की जाती है 10% इथेनॉल तक, एंड फिर उसके बाद डिस्टिलेशन की जाती है 90% इथेनॉल में। जनरली कंबशन फ्यूल यूज़ करते हैं इसमें। एंड उसके बाद प्योरिफिकेशन की जाती है एनहाइड्रस अल्कोहल की। पेट्रोलियम एडिटिव एंड सब्स्टिट्यूट यूज़ करते हैं। अब हम जो प्रोडक्शन है इथेनॉल की वो डायरेक्टली फ्रॉम शुगर केन कैसे कर सकते हैं। यूजली कमर्शियल सुक्रोज को रिमूव किया जाता है पहले तो जो केन जूसेस होते हैं उसमें से, एंड रिमेनिंग जो मोलासेस बचता है उसको यूज़ किया जाता है अल्कोहल की प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ये जो मोलासेस होता है उसमें 55% शुगर कंटेंट होता है, बट जो मोलासेस है उसकी कमर्शियल वैल्यू थोड़ी सी कम है। बट जो इथेनॉल प्रोडक्शन से, ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम मोलासेस हैज़ फेवरेबल कमर्शियल पॉसिबिलिटीज, especially if the cane residue बेगासे इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड प्रोसेस हीट। अगर बेगासे हमारे पास अवेलेबल हो हीट प्रोसेस को हीट करने के लिए, ठीक है। ये रिएक्शन है, मेजर रिएक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ सुक्रोज टू इथेनॉल। इन प्रैक्टिस द यील्ड इज लिमिटेड by other reaction and the increase in mass and yeast. Commercial yield are about 80% of those predicted. The fermentation reaction for other sugars, example glucose, C6H12 and O6. The feedstock used in the process is corn stover. The main compounds are cellulose 37.4%, hemicellulose 21.1% and lignin 18.0%. ये कॉर्न स्टोवर में प्रेजेंट होता है। द मॉडलिंग स्टार्ट जस्ट आफ्टर द वॉशिंग ऑफ द फीड स्टॉक विच फर्स्ट इंड्यूसेस एन इंक्रीज ऑफ द फीड स्टॉक मॉइस्चर। इसमें 2-3 रिएक्शंस होती हैं जिसमें फर्स्ट हाइड्रोलिसिस होता है। जो फीड स्टॉक है मतलब कि कॉर्न स्टोवर, उसको हीट किया जाता है 190 डिग्री सेल्सियस पे हाई प्रेशर पे 12.1 एटमॉस्फेयर पे विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एंड एसिड कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करना है, H2SO4, एंड इसमें हेमीसेलुलोज कन्वर्ट हो जाता है जाइलोज में। उसके बाद सैक्रिफिकेशन होती है। ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है जो कि सेलुलोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। नेक्स्ट इज अ फर्मेंटेशन। ये मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज एंड जाइलोज को कन्वर्ट कर देती है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट इज फ्रॉम स्टार्च क्रॉप। जो स्टार्च क्रॉप्स होती हैं जैसे ग्रेन एंड कसावा क्रॉप्स होगी, उनको पहले तो हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है टू शुगर्स। स्टार्च एक मेन एनर्जी स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है प्लांट्स का, जो कि टू लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट से मिलके बनता है, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन। ये दोनों जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो एसेंशली लीनियर होते हैं बट ब्रांच्ड चेन होते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिंक टू द डिस्टिंक्टिव कार्बन बॉन्ड। ये जो लिंक्स हैं वो ब्रोकन किए जा सकते हैं एंजाइम से फ्रॉम माल्ट एसोसिएशन विद स्पेसिफिक क्रॉप, एग्जाम्पल बार्ले एंड कॉर्न, और बाय एंजाइम फ्रॉम सर्टन मोल्ड को यूज़ करके भी ब्रेक किए जा सकते हैं। कुछ मेथड्स कॉमन हैं जैसे कि विस्की डिस्टिलर्स हो गए, कॉर्न सिरप हो गया, एंड मैन्युफैक्चर एंड इथेनॉल प्रोडक्शन होगी कसावा रूट से। द लिंक कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट से भी जो अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन के लिंक हैं उनको हम ब्रेक कर सकते हैं एट pH 1.5 एंड 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। बट जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा कम आती है एंड जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है देन एंजाइम अल्टरनेटिव। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है एंजाइम प्रोसेस का इज़ द रेजिड्यू। वो रेजिड्यू है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कैटल फीड के लिए या फिर सॉइल की कंडीशनिंग करने के लिए। उसके बाद आता है फ्रॉम सेलुलोज कि हम इथेनॉल की प्रोडक्शन है जो सेलुलोज से कैसे कर सकते हैं। सेलुलोज
सेलुलोज जो कि जिसमें 40% ऑल बायोमास ड्राई मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंबशन एज पार्ट ऑफ वुड, सेलुलोज एक पोटेंशियली प्राइमरी मटेरियल है इथेनॉल प्रोडक्शन करने के लिए लार्ज स्केल पे। ये एक इट हैज़ अ पॉलीमर स्ट्रक्चर ऑफ लिंक्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड इसका जो मेन मैकेनिकल स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है ऑफ द वुडी पार्ट ऑफ प्लांट, ये जो लिंक्स हैं मोर रेजिस्टेंट होते हैं ब्रेक डाउन इनटू शुगर अंडर हाइड्रोलिस देन द इक्विवेलेंट लिंक इन स्टार्च से ज़्यादा सेलुलोज के जो लिंक्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। सेलुलोज है जो वो क्लोज एसोसिएशन है इनका लिग्निन के साथ प्लांट्स में, जो कि डिस्करेज करता है हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को शुगर्स में। एसिड हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है एज विद स्टार्च, जैसे कि हमने स्टार्च के साथ किया, बट जो प्रोसेस है इसका वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव एंड एक्सपेंसिव होता है। हाइड्रोलिसिस है जो वो कम एक्सपेंसिव होती है, लेस एनर्जी इनपुट चाहिए होती है, बट एंजाइम्स नेचुरल होने चाहिए। वुड रूटिंग फंजाई इसमें यूज़ की जा सकती है, बट इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। जो प्रोटोटाइप कमर्शियल प्रोसेस होते हैं उसमें हम पल्प वुड का यूज़ करते हैं मोर प्रेफरेबली, ठीक है। ओल्ड न्यूज़पेपर एज इनपुट, द इनिशियल फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ वुडी मटीरियल इज़ अ डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव स्टेज usually require much electricity for the rolling and hammering machine. Although not yet generally applied commercially, these processes may allow ethanol from biomass to compete commercially with fossil petroleum. इथेनॉल फ्यूल का हम यूज़ कैसे करते हैं? इथेनॉल फ्यूल यूज़, जो लिक्विड फ्यूल है उसकी ग्रेट इम्पॉर्टेंस है बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ हैंडलिंग एंड कंट्रोलेबल कंबशन इन इंजन्स। एनहाइड्रस इथेनॉल इज़ अ लिक्विड बिटवीन, जो एनहाइड्रस इथेनॉल होती है वो लिक्विड होती है बिटवीन -117 एंड +78 C में, विद द फ्लैश पॉइंट, इसका फ्लैश पॉइंट है 130 C एंड इग्निशन टेम्परेचर है 423 C। जो इसका ये जो इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कमर्शियल लिक्विड फ्यूल के होते हैं, बीइंग यूज्ड एज अ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट एंड एडिटिव फॉर पेट्रोल गैसोलीन एंड इज़ यूज्ड इन 3 वेज। इसको 3 वेज से भी यूज़ किया जा सकता है। 90% जो इथेनॉल है उसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है इन मोडिफाइड एंड डेडिकेटेड स्पार्क इग्निशन इंजन्स में, एंड सेकेंड इज इसको फॉसिल पेट्रोलियम के साथ मिक्स करके ड्राई कंडीशनिंग की जाती है टू प्रोड्यूस गैसोहोल। इसे गैसोहोल को यूज़ किया जाता है अनमोडिफाइड स्पार्क इग्निशन इंजन्स में, परहैप्स रिट्यून्ड। थर्ड इज एज एन इमल्शन विद डीजल फ्यूल फॉर डीजल कंप्रेशन इंजन्स। In general, such bioethanol fuel has a proportion of ethanol indicated as EX, जो कि X है वो परसेंटेज है इथेनॉल की। एग्जाम्पल जैसे E10 हैज़ 10% इथेनॉल एंड 90% इसमें फॉसिल पेट्रोलियम है। जो गैसोहोल हैं वो अनमोडिफाइड इंजन्स हैं जिसको यूजुअली बिटवीन E10 एंड E15 पे यूज़ किया जाता है। इसमें लार्ज प्रपोर्शन होता है इथेनॉल का, रिक्वायर इंजन मॉडिफिकेशन टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट इज बायोमीथेन। जो मीथेन प्रोड्यूस्ड होती है बायोमास से उसे हम बायोमीथेन या फिर ग्रीन गैस या फिर बायो सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस या फिर बायो CNG भी बोलते हैं, जिनको यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्यूल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फ्यूल एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल जो बायोमास एनर्जी है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मेजर कंट्रीब्यूशन करे, रिप्लेसमेंट करे फॉसिल फ्यूल्स की। जो फ्यूचर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल अमाउंट ऑफ बायोमास फॉर एनर्जी इज एस्टिमेटेड टू बी 200 to 500 EJ पर ईयर। ये CO2 बैलेंस है जो कि नेचुरल गैस के लिए होता है, एंड बायोमीथेन प्रोड्यूस्ड होती है जो वुडी बायोमास से। नेक्स्ट इज सिक्वेस्ट्रेशन।
जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है वो डिस्क्राइब करती है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो अदर फॉर्म्स होंगी कार्बन की टू आइदर मिटिगेट और डेफर ग्लोबल वार्मिंग एंड अवॉइड डेंजरस क्लाइमेट चेंज। जो CO2 सिक्वेस्ट्रेशन है उसमें स्टोरेज पार्ट आ जाता है कार्बन कैप्चर का एंड स्टोरेज आ जाती है जो कि लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। एंड जो परमानेंट आर्टिफिशियल कैप्चर है एंड जो सिक्वेस्ट्रेशन है इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड CO2 का, उसे सब सरफेस रेजरवायर या फिर ओशन वाटर, एजिंग ऑयल फील्ड में या फिर कार्बन सिंक में एज यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू चर्न आउट मोर फॉसल फ्यूल and permanently storing some of the CO2 in the process might sound counterproductive to limiting climate change because those fuel when burned put more CO2 into the atmosphere। इसमें एक ग्रेट फियर भी है इस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के साथ एसोसिएटेड है। जो CO2 है उसे ट्रैप किया जाता है, अगर सडनली वो एस्केप हो जाए सरफेस में तो उसके डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि 1986 में लेक नयोस इन कैमरून में हुआ था। दैट वोल्केनिक लेक हैड नेचुरली अकोमुलेटेड 2 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द कोल्ड डेप्थ। उसमें क्या हुआ था, जो वोल्केनिक लेक है उसमें नेचुरली जो कार्बन है वो 2 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन उसकी कोल्ड डेप्थ में अकोमुलेट हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। वन नाइट इट स्पॉन्टेनियसली वेंटेड, एक रात को वो एकदम से स्पॉन्टेनियसली वेंट हो गई एंड डिस्प्लेसिंग द ऑक्सीजनेटेड एयर। तो एयर है जो वहाँ की सारी ऑक्सीजनेटेड होगी एंड सफोकेशन होने की वजह से 1000 से ऊपर 1000 के लगभग विलेजर्स की है जो वहाँ पे सफोकेट हो गए थे। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन। बहुत सारे कंसेप्ट्स इसके लिए अवेलेबल हैं। प्रोडक्शन है जो बायोमीथेन की बायोकेमिकल का यूज़ करके कन्वर्जन करके बायोमास का एंड वाया थर्मोकेमिकल एंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड बायोमास, इसको सो कॉल्ड बायो SNG। एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस एक आर्ट है, एक स्टेट है जो कि वेल डेवलप है। इसको लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के लिए यूज़ किया जाता है, अपग्रेड किया गया है बायोगैस के लिए। And the challenges of future biomethane supply plant will be optimization of substrate supply, digestate utilization as well as the efficient gas grid access using optimized and new technologies। ये वैल्यू चेन है बायोमीथेन प्रोडक्शन की एंड उसके यूजेस इसमें बताए गए हैं। नेक्स्ट इज बायोगैस पाथवे। बायोगैस पाथवे जो बायोकेमिकल कन्वर्जन है जिसमें बायोमास टू बायोमीथेन का पाथवे होता है, उसको सब डिवाइड किया गया है 2 स्टेप में। फर्स्ट जो बायोगैस प्रोडक्शन है वो बेस होगी एनारोबिक डाइजेशन पे, उसमें और रेदर वेट फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास रेजिड्यू एज वेल एज एनर्जी क्रॉप्स। एंड सेकेंड में अपग्रेड करेंगे बायोगैस को और रेदर रॉ बायोगैस को यूज़ करेंगे बायोमीथेन बनाने के लिए। ये जो प्रोसेस है वो फेवर्ड होता है बाय वेट, वार्म एंड ड्राई कंडीशंस में। डार्क कंडीशंस में जो फाइनल स्टेज है वो उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैं जो एक्म्प्लिश्ड होते हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है आइदर एरोबिक एंड एनारोबिक। जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है विद द बायोमास कार्बन को फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड करने के लिए टू CO2। दिस कंपोस्टिंग प्रोसेस, इस कंपोस्टिंग प्रोसेस में बहुत हीट है जो स्लोली रिलीज होती है एंड लोकली रिलीज होती है, बट ये यूज़फुल प्रोसेस नहीं है एनर्जी सप्लाई के लिए। टू बी एरोबिक होने की वजह से एयर है जो परमेट हो जाती है एंड सो अ लूज हीप ऑफ बायोमास इसमें असेंशियल होता है। डोमेस्टिक कंपोस्टिंग है जो ग्रेटली
हैविंग लेयर्स ऑफ रम्पल न्यूज़पेपर एंड कार्डबोर्ड, जो कि एयर को अलाउ करते हैं पॉकेट्स में एंड इंट्रोड्यूस करते हैं बेनिफिशियल कार्बन from the carbohydrate material. Such aerobic digestion has minimal emission of methane CH4. क्लोज्ड कंडीशंस में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, एंड कार्बन है जो अल्टीमेटली डिवाइड हो जाती है फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड CO2 में एंड फुल्ली रिड्यूस्ड CH4 में. न्यूट्रिएंट सच एज सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड वो अवेलेबल होते हैं इस सोल्यूशन में, सो प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट फर्टिलाइजर एंड ह्यूमस बीइंग अकम्प्लिश्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये जो रिएक्शन है वो क्लास्ड होती है एज फर्मेंटेशन, बट अनएरोबिक कंडीशंस में इसे हम डाइजेशन बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ये जो डिकम्पोज्ड वेस्ट है उसको रिलीज़ किया जाता है नेचुरल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस में टू कंटिन्यू. बायोगैस जिसे हम CH4 CO2 गैशियस मिक्सचर बोलते हैं, जो कि इवॉल्व्ड होता है फ्रॉम डाइजेस्टर्स. इसमें वेस्ट होता है, सीवेज पिट्स होते हैं जो कि यूटिलाइज करता है इस गैस को, एंड डाइजेस्टर्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है टू फेवर मीथेन प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन. जो एनर्जी है वो अवेलेबल होती है फ्रॉम द कंबशन ऑफ बायोगैस, जो कि 60 से 90% के बीच में होती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई मैटर हीट ऑफ कंबशन ऑफ द इनपुट मटेरियल. द गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्लरी, जो कि 95% वाटर से में होती है. सो इन प्रैक्टिस द बायोगैस एनर्जी इज ऑफन अवेलेबल वेयर वुड अदरवाइज हैव बीन ऑब्टेन्ड. अनदर परहैप्स dominant benefits is that the digestive influence from significantly less of the health hazard than the input material. ये बेसिक प्रोसेस है जो हमने पढ़ा. जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होता है. फर्स्ट में इंसॉल्युबल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जो कि सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, फैट ये होते हैं, उनका ब्रेक डाउन हो जाता है सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एंड फैटी एसिड में. ये जो इसे हम हाइड्रोजेनेसिस भी बोलते हैं. ये जो प्रोसेस है वो अक्कर होता है अ डे एट 25C इन एक्टिव डाइजेस्टर. नेक्स्ट एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया. जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिटिक एंड प्रोपेनाइक एसिड. इसको हम एसिडोजेनेसिस बोलते हैं. ये जो स्टेज है वो अबाउट 1 डे एट 25C पे होती है. ठीक है. थर्ड इज अ मिथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो कि स्लोली इन अबाउट 14 days एट 25C पे होते हैं, एंड H2 में प्ले एन एसेंशियल रोल, एंड इंडीड सम बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रीडियम ये डिस्टिंक्टिव होते हैं इन प्रोड्यूसिंग H2 एज अ फाइनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज अ रॉ बायोगैस. जो रॉ बायोगैस है, बायोगैस प्रोड्यूस्ड हो सकती है एनी ऑर्गेनिक मटेरियल से अंडर एनारोबिक कंडीशंस. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कन्वर्ट करते हैं बायोमास को बायोगैस में इन सब डिवाइडर स्टेप्स में. मैनी सेटिंग्स बिसाइड द एनारोबिक कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर होना चाहिए 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में. मिजोफिलिक कंडीशन है, अगर थर्मोफिलिक कंडीशन है तो टेम्परेचर होना चाहिए 50 से 60 डिग्री सेल्सियस में. The adequate biomass mix and the provision of the microorganism with nutrient matter influence the efficiency and stability है जो बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस की उसको इन्हांस होगा. There are many different processes within the digester which can influence the efficiency and stability of the biogas. जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है anaerobic कंडीशंस में, वो अगर 37 से 42 डिग्री सेल्सियस में है तो वो मेसोफिलिक कंडीशंस होंगी.
प्राइमरली डिपेंड करता है ऑन द फीड स्टॉक पे। जो कंपोजिशन है बायोगैस की वो वेरी करती है 50 से 75 मीथेन में एंड 25 से 45 कार्बन डाइऑक्साइड में। बिसाइड्स ये जो दोनों मेन कंपोनेंट हैं रॉ बायोगैस के वो सैचुरेटेड होते हैं विद वाटर एंड इनमें डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है जो वो प्रेजेंट होती है जो कि है H2S। बायोमीथेन थ्रू गैसिफिकेशन, बायोमीथेन है जो गैसिफिकेशन के थ्रू कैसे प्रोड्यूस होती है। जो गैसिफिकेशन का टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट 500 से 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। डिफरेंट गैसिफिकेशन मीडियम एयर ऑक्सीजन स्टीम एंड कम्बिनेशंस डिपेंड करता है फाइनल प्रोडक्ट आपको कैसा चाहिए। लो टेम्परेचर गैसिफिकेशन भी हो सकती है। जो गैसिफिकेशन है वो लो टेम्परेचर पे होती है, अगर तो टेम्परेचर होगा 700 से 850 डिग्री सेल्सियस। इससे रिजल्ट्स इन अ प्रोडक्ट गैस इज़ अ रिलेटिवली हाई मीथेन। इस लो टेम्परेचर वाली गैसिफिकेशन होगी अगर तो उसमें हाई मीथेन कंटेंट मिलेगा हमें एंड लेस एनर्जी लॉस होगा एंड विद इन द मिथेनेशन स्टेप में एनर्जी लॉस भी कम होगा। तो मिथेन थ्रू गैसिफिकेशन बायोमीथेन थ्रू गैसिफिकेशन कैसे होती है। ड्राई वुड बायोमास लेंगे, उसके बाद बायोमास की प्रेपरेशन होती है, फिर गैसिफिकेशन होगी। गैसिफिकेशन के बाद सिन गैस प्रोड्यूस होगी, ट्रीटमेंट एंड मिथेनेशन एंड बायोमीथेन। नेक्स्ट इज इसके बाद वेरियस प्योरिफिकेशन प्रोसेसेस भी होते हैं। जो बायोगैस की प्योरिफिकेशन है उसको क्यों यूज़ किया जाता है, एलिमिनेट करने के लिए अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स जो प्रेजेंट हैं उनको, एंड जो हीटिंग वैल्यू है बायोगैस की उसको इन्हांस उसको इंक्रीज़ करने के लिए। ये 4 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट इज डीकार्बोनेशन। इसमें पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है बायोगैस का आफ्टर मीथेन। इसका जो एलिमिनेशन रिड्यूस है उससे क्या होगा, जो रिस्क होगा क्रोजन का वो कम हो जाएगा एंड इंक्रीज हो जाएगी बायोगैस की हीटिंग वैल्यू। ठीक है, इस ट्रीटमेंट को हम बाय एड्सॉर्प्शन, बाय स्क्रबिंग और बाय थ्रू मेम्ब्रेन प्रोसेस भी कर सकते हैं डीकार्बोनेशन। नेक्स्ट इज सल्फराइजेशन। H2S एक टॉक्सिक है जो कि प्रेजेंट होता है वाटर में, हाईली क्रोसिव होता है लो कंसंट्रेशन में भी। इसे भी हम सेपरेट करते हैं पर्टिकुलरली स्क्रबिंग या फिर एब्जॉर्प्शन करके या फिर ऑन इम्प्रेग्नेटेड एक्टिवेटेड कार्बन। उसके बाद डिहाइड्रेशन की जाती है। इसमें जो वाटर है वो एक लीडिंग क्रोसिव रिस्क फैक्टर होता है। एड्सॉर्प्शन या फिर एक्टिवेटेड एल्यूमिना सिलिका जेल मॉलिक्यूलर सीव या फिर स्क्रबिंग के साथ विद द हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रोडक्शन कॉस्ट। जो प्रोडक्शन कॉस्ट है प्योरीफाइड की, ऑडोराइज्ड की, चेक्ड की एंड मेटराइज्ड बायोगैस की जो कि एनर्जी क्रॉप से बनती हैं फ्रॉम लिक्विड मन्योर इज बिटवीन 8 and 21 C/kWh and between these ranges and decrease as the power increase. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। बायोमीथेन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एग्जाम्पल जैसे इंडस्ट्रीज में, रीफ्यूलिंग स्टेशंस पे एंड एग्जिस्टिंग गैस ग्रिड पे। अगर बायोमीथेन को हम वाया बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके जो पॉइंट्स हैं आप पढ़ सकते हो। अगर बायोमीथेन को वाया बायो SNG प्रोड्यूस किया है तो उसके अलग एप्लीकेशन, फीड स्टॉक हो गया एंड उसकी कैपेसिटी वगैरह है, उसको आप पढ़ सकते हो। ये बायोमीथेन प्लांट है जो कि EU में स्थित है। बायोमीथेन यहाँ पे बनती है बायोमीथेन वाया थर्मल केमिकल पाथवे एंड बायोमीथेन वाया जो बायोकेमिकल पाथ में बनती है वो ब्लू कलर का जो डॉट्स में बताया गया है EU में। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेबल ऑयल्स एंड बायोडीजल्स।
जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको हम बायोमास या फिर सब्सटेंशियल स्केल पे यूज़ करते हैं सोप मेकिंग के लिए, केमिकल प्रोसेसेस में, या फिर उनको रिफाइंड फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए। ठीक है, कैटेगरी है यहाँ पे सूटेबल मटेरियल उनके बताए गए हैं, सीड्स बताए हैं, उनके एग्जाम्पल बताई है, एंड ड्राई मास बताया है ऑयल का। ठीक है, नेक्स्ट इज अ बायोडीजल। जो कंसनट्रेटेड वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो हमने पहले भी पढ़ा कि उनको हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते डीजल इंजन्स में, क्योंकि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनकी हाई विस्कोसिटी होती है एंड ये कंबशन डिपॉजिट भी ज़्यादा फॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास पेट्रोलियम बेस्ड डीजल ऑयल है उनसे, स्पेशली एट लो एम्बिएंट टेम्परेचर पे। ये जो दोनों डिफ़िकल्टी हैं उनको ओवर करने के लिए जो एक्सट्रैक्टेड वेजिटेबल ऑयल है उसको विद इथेनॉल और मिथेनॉल बनाया जाता है टू फॉर्म अ इक्विवेलेंट एस्टर। ठीक है, ये जो एस्टर्स होते हैं उन्हें हम बायोडीजल बोलते हैं, जिनका जो टेक्निकल करैक्टरिस्टिक है वो फ्यूल की तरह होता है एंड ये जो हमारा डीजल इंजन है उसमें अच्छे से सूट हो जाते हैं, जैसे हमारा पेट्रोलियम बेस्ड डीजल ऑयल होता है वैसे ही। जो रिएक्शन यील्ड होती है वो इक्विवेलेंट एस्टर होते हैं या फिर ग्लिसरीन बोलते हैं, जिसे ग्लिसरोल बोला जाता है। ये जो प्रोसेस है उसमें KOH यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट एंड ग्लिसरोल को एक यूज़फुल एंड सीलेबल प्रोडक्ट है। ये जो प्रोसेस है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं ऑयल को बायोडीजल में। इस प्रोसेस को हम ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। तो जो कंटिन्यू कमर्शियल प्रोडक्शन है ऑब्वियसली नीड मोर सोफिस्टिकेशन एंड यूजेस वट एवर ऑयल इज मोस्ट रैपिडली एंड चीपी अवेलेबल इन द कंट्री कंसर्न्ड। एग्जाम्पल जो रैपसिड है ऑयल है वो यूरोप में, एंड जो कैनोला है वो अदर कंट्रीज़ में, सोया ऑयल है जो USA में मिलता है। जो बायोडीजल है उसको हम वेस्ट जैसे कि कुकिंग ऑयल से बना सकते हैं, मेड फ्रॉम वेस्ट कुकिंग ऑयल एंड फ्रॉम एनिमल फैट जो कि टैलो है उससे भी बनाया जा सकता है। जो वेस्ट कुकिंग ऑयल है उसे हम रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, बोथ इन्वायरमेंटल एंड कॉस्ट टर्म को से ये अट्रैक्टिव होंगे, एंड स्पेशली स्मॉल स्केल पे जो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन आता है इस इशू का वो लार्ज स्केल पे आता है। Although the production and cost of biodiesel substantially exceeds that of conventional biodiesel fossil fuel, such government justified the policy of terms of the external benefited for agriculture and for the environmental. Example, absence of sulfur emission, SOx, oxides of sulfur emission from biodiesel वो 80% से कम होते हैं, जो कि लोअर होते हैं लो सल्फर फॉसिल डीजल से। NOx जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, emission फ्रॉम द बायोडीजल आर स्लाइटली हायर देन फ्रॉम द लो सल्फर फॉसिल डीजल। नेक्स्ट इज बायोडीजल प्रोडक्शन। बायोडीजल प्रोडक्शन में हम बेस कैटलाइज्ड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन करते हैं ऑयल की, डायरेक्ट एसिड कैटलाइज्ड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ऑयल एंड उसके फैटी एसिड्स का कन्वर्जन होता है, देन बायोडीजल बनता है। ऑलमोस्ट सारे बायोडीजल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बेस कैटलाइज्ड ट्रांस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से, एंड इसमें 98% कन्वर्जन यील्ड हमें मिलती है। जो एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें मिथेनॉल यूज़ होती है एंड कैटलिस्ट यूज़ होता है, कॉस्टिक सोडा यूज़ होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, एंड सोडियम एंड पोटाशियम मिथोनॉक्साइड जो कि रिएक्ट करते हैं वेजिटेबल ऑयल एंड फैट से, मिथाइल एंड इथाइल एस्टर जो कि टेक द नेम ऑफ द फीड स्टॉक, रेप मिथाइल एस्टर, सोयाबीन मिथाइल एस्टर्स एंड ग्लिसरीन है जो प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट कंटेन मोस्टली ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में फर्स्ट मिक्सिंग ऑफ अल्कोहल एंड कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट है टिपिकली वो हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है जिसे पोटाश भी बोला जाता है।
इट इज़ अ डिज़ोल्व इन अल्कोहल, इनको अल्कोहल में डिज़ोल्व करने के बाद इन्हें स्टैंडर्ड एजिटेटर और मिक्सचर रिएक्शन में रखा जाता है। जो अल्कोहल कैटलिस्ट मिक्स है उसे फिर चार्ज किया जाता है इनटू अ क्लोज्ड रिएक्शन वेसल एंड द ऑयल और फैट ऐड किया जाता है। जो सिस्टम है टोटली क्लोज होगा एंड इन्वायरमेंट से टोटली क्लोज होगा। इससे क्या होगा कि जो अल्कोहल है उसका लॉस ना हो एंड जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है वो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाएगा एंड जो रिकमेंडेड रिएक्शन टाइम है वो 1 से 8 आवर्स हैं, 1 से 8 आवर्स एंड सम सिस्टम रिकमेंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। एक्सेस अल्कोहल नॉर्मली इसमें यूज़ की जाती है इंश्योर करने के लिए कि टोटल कन्वर्जन है जो फैट एंड ऑयल का टू इट्स एस्टर हुआ है या नहीं। केयर इसमें अच्छे से केयर की जाती है टू मॉनिटर द अमाउंट ऑफ वाटर एंड फ्री फैटी एसिड इन द इनकमिंग ऑयल और फैट। अगर फ्री फैटी एसिड का लेवल या फिर वाटर का लेवल टू हाई हो तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है विद सोप फॉर्मेशन एंड सेपरेशन ऑफ ग्लिसरीन बाय प्रोडक्ट डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट इज सेपरेशन। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो दो मेजर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, ग्लिसराइन एंड बायोडीजल। दोनों को सब्सटेंशियली अमाउंट ऑफ द एक्सेस इथेनॉल यूज़ किया जाता है रिएक्शन में। जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको समटाइम न्यूट्रलाइज भी किया जाता है अगर ज़रूरत हो तो जो ग्लिसराइन फेस होगा वो ज़्यादा डेंस होता है बायोडीजल फेस से, तो उनकी ग्रेविटी दोनों की अलग होने की वजह से सिंपली ड्रॉन। तो जो दोनों ऊपर से जो ग्लिसरीन होगी उसको हम सेटलिंग वेसल से सिंपली ड्रॉन कर देंगे। इन सम केसेस सेंट्रीफ्यूज भी यूज़ किया जाता है दोनों मटेरियल को फास्टली सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट इज अल्कोहल रिमूवल। अल्कोहल रिमूवल में जब ग्लिसरीन एंड बायोडीजल फेसेस सेपरेट हो जाते हैं तो एक्सेस अल्कोहल को दोनों में से जो एक्सेस अल्कोहल होगी हर एक फेस में उसको रिमूव किया जाता है विद द फ्लैश इवेपोरेशन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। इन अदर सिस्टम जो अल्कोहल है उसको रिमूव किया जाता है, मिक्सचर न्यूट्रलाइज किया जाता है बिफोर द ग्लिसरीन एंड एस्टर हैव बीन सेपरेटेड। इन इधर केसेस जो अल्कोहल है उसको रिकवर कर लिया जाता है डिस्टिलेशन इक्विपमेंट से एंड उसको रीयूज़ किया जा सकता है। केयर मस्ट बी टेकन टू इंश्योर नो वाटर अकोमोडेशन इन द रिकवरी अल्कोहल स्ट्रीम। नेक्स्ट स्टेप होता है ग्लिसरीन न्यूट्रलाइजेशन। जो ग्लिसरीन बाय प्रोडक्ट है उसमें अनयूज्ड कैटालिस्ट एंड सोप होती है जो कि जिसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है एसिड के साथ एंड सेंड टू स्टोरेज एज क्रूड ग्लिसरीन। कुछ केसेस में जो सॉल्ट फॉर्म हो जाता है इस फेस में जब हम उसे रिकवर करते हैं फॉर यूज एज फर्टिलाइजर। कुछ केसेस में सॉल्ट इज लेफ्ट इन द ग्लिसरीन। वाटर एंड अल्कोहल को रिमूव कर लिया जाता है। 80 से 88% प्योर ग्लिसरीन इज रेडी टू बी सोल्ड एज अ क्रूड ग्लिसरीन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है मिथाइल एस्टर वॉश। जब ये सेपरेट हो जाती है ग्लिसरीन तो बायोडीजल समटाइम प्योरीफाई करना पड़ता है वॉश करके जेंटली विद वार्म वाटर टू रिमूव रेजिड्यूल कैटलिस्ट और सोप और ड्राइड और सेंट कर उसे स्टोरेज में भेज दिया जाता है। इन सम प्रोसेसेस ये जो स्टेप है वो अननेसेसरी होता है। नॉर्मली इसको एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस पे किया जाता है एम्बर येलो लिक्विड लाने के लिए विद द विस्कोसिटी सिमिलर टू पेट्रोल डीजल। इन सम सिस्टम जो बायोडीजल्स हैं उनको डिस्टिल किया जाता है एडिशनल स्टेप में रिमूव करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ कलर बॉडीज टू प्रोड्यूस अ कलरलेस बायोडीजल। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन फ्रॉम बायोमास। जो हाइड्रोजन है वो उसको रिन्यूएबल बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है। उसके सेवरल एडवांटेजेस हैं एज कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। प्रोसेस रूट ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेबल 1 है जो हम आगे पढ़ेंगे वो एक ओवरव्यू है बायोलॉजिकल हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्रोसेस का जिसमें फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च को एक्सप्लोर किया गया है। टेबल 1 में आप देख सकते हो प्रोसेस जिसमें पहले डायरेक्ट बायोफोटोलिसिस होता है, उसके बाद फोटो फर्मेंटेशन होती है। बायोफोटोलिसिस में हम माइक्रो एल्गी यूज़ करते हैं एंड फोटो फर्मेंटेशन में पर्पल बैक्टीरिया एंड माइक्रो एल्गी यूज़ किया जाता है। इनडायरेक्ट
बायोफोटोलिसिस में साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी यूज़ किया जाता है। एंड उसके बाद वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज़ होता है। टू फेस H2 एंड CH4 फर्मेंटेशन में मिथेनोजन एंड फर्मेंटिव बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। उसके बाद जो हाई यील्ड डार्क फर्मेंटेशन है उसमें फर्मेंटेशन बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। जब बायोमास का हाइड्रोजन और मीथेन में कन्वर्जन होता है तो जो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी है बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन की वो हायर होती है बायोमीथेन से। दिस वुड फेवर बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्पेशली जब हम हाइड्रोजन को प्रेफर करते हैं एनर्जी कैरियर के लिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन लो टेम्परेचर प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। तो जो बायो हाइड्रोजन है उसको यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली इन सेल्स में। जो मीथेन है वो चाहिए होती है रीफॉर्म करने के लिए एंड जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज बायोफोटोलिसिस। वैरायटी ऑफ माइक्रोएल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया हैं जो वो उनकी कैपेसिटी होती है कि वाटर के हाइड्रोजन को वो स्प्लिट कर सकते हैं एंड ऑक्सीजन को स्प्लिट कर सकते हैं विद द एड ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट एनर्जी। अ बॉटलनेक is this direct biophotolysis process is that the enzyme responsible for hydrogen production, hydrogenase, is inhibited by the oxygen produced. As a consequence, the photochemical efficiency of this process is thus much lower than the theoretical possible. Several processes variant are under development in which the inhibition of hydrogen production is prevented by separating the hydrogen from the oxygen production phase in space or time. फोटो फर्मेंटेशन। अब फोटो फर्मेंटेशन क्या होता है? जो फोटो फर्मेंटेशन होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि एसिटिक एसिड उनको कन्वर्ट किया जाता है हाइड्रोजन और CO2 में विद सनलाइट या फिर बैक्टीरिया को यूज़ करके। ये जो प्रोसेस होता है वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है एंड एक लार्ज सरफेस एरिया हमें चाहिए होता है लाइट को कलेक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फोटो बायो रिएक्टर विद द लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशो फॉर लाइट अब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एंड इज एक्सपेंसिव। इसमें एक पॉसिबल अल्टरनेटिव भी है कि हम सोलर कलेक्टर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन ड्रॉबैक भी है इसमें कि हायर प्रोडक्शन कॉस्ट होती है विद द करंटली अवेलेबल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज जो बायोलॉजिकल हाइड्रोजन है उसको हम डार्क फर्मेंटेशन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है डार्क फर्मेंटेशन से उसे हम एनारोबिक बैक्टीरिया से कैरिड आउट कर सकते हैं जिनको हम ग्रो करते हैं डार्क या फिर कार्बोहाइड्रेट रिच सबस्ट्रेट पे। फर्मेंटेशन रिएक्शन को ऑपरेट किया जाता है 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पे। वो मिजोफिलिक बैक्टीरिया होंगे, मिजोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अगर 40 से 65 डिग्री सेल्सियस तो थर्मोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। एक्सट्रीम थर्मोफिलिक है तो 65 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अगर हाइपर थर्मोफिलिक है तो 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो फोटोलिसिस सिस्टम होता है उससे प्योर H2 प्रोड्यूस होती है। डार्क फर्मेंटेशन प्रोसेसेस हैं जो वो प्रोड्यूस करते हैं मिक्स्ड बायोगैस जिसमें H2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, बट इसमें लेसर अमाउंट ऑफ CH4 एंड CO2 भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड भी प्रेजेंट होती है। तो आज का ये टॉपिक बायोमास एंड बायोफ्यूल्स यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।